झूठ भी लगभग सच जैसा ही बोलते हैं आप। चलिए, सुंदर से कार्यक्रम को पुस्तक लोकार्पण का 2 पुस्तकों का लोकार्पण यहाँ से किया जा चुका है और अब हम चलते हैं मंच के संबोधन की तरफ। साथियों, हमारे विशिष्ट अतिथि जिनको शब्दों में बांधना और उनके बारे में संक्षिप्त समय में कुछ कहना और उनको कुछ पंक्तियों में रूबरू कराना, यकीन जानिए बहुत कठिन काम है, इस संचालन से भी कठिन, क्योंकि आज इतनी परेशानी नहीं हो रही है मुझे जितना सर के बारे में कुछ संक्षिप्त में बोलना रात में हुई थी कि जब मैं लिख रही थी कि सर के बारे में क्या लिखूं और क्या छोड़ूं, तो ऐसी उलझन की स्थिति थी। और मेरी इस उलझन से आप समझ ही गए होंगे कि प्रोफेसर डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा जी का ओहदा क्या है। प्रतिष्ठित कवि, प्रखर समीक्षक, सुधी संपादक और ओजस्वी वक्ता। वो कविता के महारथी, प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा हिंदी भाषा और साहित्य के लिए समर्पित अग्रणी हस्ताक्षर हैं। 14 काव्य संग्रह, सम्मानों की सूची आप समझ ही सकते हैं, बहुत लंबी है, उनको गिनाने बैठेंगे तो पूरा दिन जाएगा। तो क्या ले क्या छोड़े, सर के बारे में ये स्थिति थी। हैदराबाद में साहित्य अकादमी का भी, हिंदी अकादमी का भी नेतृत्व किया। आज इस मंच पर उन्हें पाकर हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। जिनकी गहन और सूक्ष्म काव्य दृष्टि का परिचय अभी आपने उनकी वाणी से प्राप्त किया। ऐसी अत्यंत मधुर व्यवहार की धनी, वाणी की अत्यंत जिसे कहें कि सौभाग्यशाली सुपुत्री आदरणीय डॉक्टर सुरभि दत्त जी जहां होती है सौरभ भी खेलती है। इस मंच का बहुत सुंदर और तैयारी के साथ जो संचालन कर रही है, ऐसी हमारी बहुत प्यारी सी बिटिया शिल्पी भटनागर, और जिनके निमित्त हम यहां आज एकत्र हुए हैं। आज के इस आयोजन की, समारोह की बड़े जिसे कहें सहज प्रवाह में, बातों के आवेग में अहिल्या जी ने एक बहुत सुंदर शब्द आज के इस कार्यक्रम के लिए प्रयोग किया और मैंने उसे तुरंत हमारे यहाँ कहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुच लिया, करना कहते हैं ना, मैंने उस शब्द को गुच लिया और वह शब्द है आनंदोत्सव। तो ये जो आज का जो आनंदोत्सव है, इस आनंदोत्सव की नायिका प्रिय बिटिया मोहिनी गुप्ता जी। मोहिनी के सम्मोहन में बंधे हुए हम सब यहां आए हैं और हम चाहते हैं कि यह सम्मोहन कभी टूटे नहीं, क्योंकि इस सम्मोहन में एक पारिवारिकता है। उनका जो प्रथम परिवार है, निकट परिवार है, या जिसे आप कहते हैं निजी परिवार है, उसके तो सब सदस्य यहां हैं ही। माता पिता हैं, पतिदेव हैं और बहुत प्यारी प्यारी बेटियां दीप्ति और वेदिका। शिवानी, दीप्ति कहाँ लिखा है? मैंने कहा दीप्ति लिखा देखा। वेदिका का नाम ही दीप्ति। ठीक है। और साथ ही इस परिवार का जो एक्सटेंशन है वह
हम सब हैं। तो यह जो पारिवारिकता है, यह इस उत्सव को और अधिक दुगने आनंद का उत्सव बनाती है, अवसर बनाती है। इस अवसर पर मैं आप सब का अपनी ओर से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, फिर हम सब की ओर से कवयित्री मोहिनी गुप्ता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उन्हें अनंत बधाइयां प्रेषित करता हूं। अभी यहां बैठे बैठे कुछ पंक्तियां मैंने ये जो है ना, ये जो ज्ञान पेटिका एक आजकल हमारे साथ रहती है, ये जो ज्ञान पेटिका है, इसने क्या गड़बड़ कर दी है कि अब यहां ज्ञान रखने की जरूरत नहीं होती, यहां रख लेते हैं और जरूरत पड़ती है तो निकाल लेते हैं। तो अभी मैंने इस ज्ञान पेटिका से एक वाक्य निकाला और मुझे लगता है कि जब मैं इस पुस्तक प्रेम के मोती, इस काव्य संग्रह को देखता हूं, इस कसौटी पर कि साहब कोई क्यों लिखता है, ये प्रश्न हम कई बार उठाते हैं। ये जिन्हें हम मोहिनी गुप्ता कह रहे हैं और आज जिनके नाम पर हम कवयित्री लगा करके और कह रही हैं, अभी अहिल्या जी ने कहा कि अब से ये प्रकाशित पुस्तक वाली हैं, हस्ताक्षरित कवयित्री हो गई हैं। तो ऐसी जो मोहिनी है, ये लिखती क्यों है? इन्होंने बताया कि ये बचपन से लिखती आ रही है, लेकिन लिख करके डायरी में रख लिया, परिवार को सुना दिया, ठीक है, मित्रों को सुना दिया, और उसके बाद अभी चर्चा हो रही थी कि साहब महिलाओं को कई कई मोर्चों पर काम करना पड़ता है। ये सब महिलाएं अष्टभुजा दशभुजा होती हैं। बेचारा दो पुरुष, दो हाथ वाला आदमी क्या इनके सामने बेचता है? तो इस अष्टादश भुजी जो देवी है मोहिनी, इन्होंने 18 साल बाद पुनः अवतार लिया। 18 साल तक ये हाइबरनेशन में रही। 18 साल तक इन्होंने कहा कि हे कविता तू सो जा, अरे गीत चल, अभी तेरा वक्त नहीं आया। मैं बीच में दखल देने के क्षमा चाहती हूँ। औरतों को जीवन का एक खंड जहाँ उसे परिवार बढ़ाना होता है, उसमें सब कुछ अपना बंद करके और उस परिवार के बढ़ाने, परिवार को संभालने के लिए देना पड़ता है। उसके बाद ही वो तो असल में तो सृजन जो है उसकी देवी, या कहें कि सृजन जो कुछ भी है, यह समस्त सृष्टि जो है, इसका मूल माताएं ही हैं। तो उस मातृत्व धर्म का निर्वाह करके 18 वर्ष बाद, वो तो कोरोना आ गया, वरना तो पता नहीं है कवित्री कहां सुने। कोरोना खराब चीज थी, लेकिन हैदराबाद के लिए बड़ी अच्छी चीज रही, क्योंकि मोहिनी जी अपने पारिवारिक जीवन और व्यावसायिक जीवन इत्यादि के बीच में जो खो गई थी, इसमें उन्होंने अपने आप को फिर से तलाशा, खोज लिया, खोज करके निकाल लिया। अरे ये मैं हूं, ये जो मोहिनी है, जो ये कह रही है यहाँ पर कि चांदनी चकोर मुख मुकुर निहारे रुक आप ही पे, रीझ के श्रृंगार करे मोहिनी, चमके चुनर ऐसे दम के सितारे जैसे, आसमां से मिलके करार करे मोहिनी, आसमां से मिलके करार करे मोहिनी। यह जो आसमान के साथ करार करने की बात है, यह प्रेम के मोती उसी करार का परिणाम है, और इसके लिए कोरोना का लाख लाख तो खैर मैं पूछ रहा था कि भाई 18 साल बाद ही
क्यों लिखने लगे आप? असल में वही, एक तो ये कि बहुत सारे जो दायित्व हैं उनसे मुक्ति मिल गई इस बीच, और दूसरी चीज यह कि एक अवसर मिला अपने आप को अपने सामने लाने का। एकांत में जो जबरदस्ती का एकांत हमारे ऊपर आ गया था उस काल में, और फिर बेटियों ने कहा, अरे माँ तुम इतना अच्छा लिखती हो, और ये कह दे तो फिर कहना ही क्या है। कोई भी देखिए, उस समय वो बेटी नहीं है, उस समय वो पाठक है, उस समय वो श्रोता है, उस समय वो सहृदय है, उस समय वह जो पहला पाठक या श्रोता है वह समाज का प्रतिनिधि है। और लिखने वाले की जो ललक होती है वो ये, कहने को कहते हैं कि साहब हम स्वांत सुखाय लिखते हैं, लेकिन स्वांत सुखाय नहीं लिखते, लोगों के लिए लिखते हैं, दूसरे के लिए लिखते हैं। स्वांत सुखाय में भी लिखने वाला अलग होता है और उसका सुख लेने वाला अलग होता है, वरना आप लिखेंगे कैसे? तो ये जो है, ये दो के बिना तो समाज नहीं होता। तो एक प्रशंसक पाठक मिल जाए, पीठ थपथपाने वाला, तो और वो बड़ी प्रेरक बेटियां हो, तो फिर कहना ही क्या है। मैं नहीं जानता कि संदीप जी को इन कविताओं से रूबरू होने का मौका हाथों हाथ मिल जाता रहा या कि बाद में मिला, लेकिन निश्चय ही उन्होंने भी बहुत प्रेरणा दी है। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि आपने एक, जिसे कहें कि सोई हुई कली को, जो 18 वर्ष पहले सो गई थी, फिर से मुकुलित होने का अवसर प्रदान किया, और मुझे यह पूछने का अवसर उनकी कविताओं से दिया। अब मैं मोहिनी से बात नहीं करता हूं, मुझे कविता से बात करनी है, और कविता से मैं पूछता हूं तू क्यों है? और कविता मुझे धूमिल के शब्दों में कहती है अहिल्या जी कि कविता की असली शर्त आदमी होना है, मनुष्य होना है। ये जो है, ये पूरी जद्दोजहद आदमी होने की जद्दोजहद है, ये मनुष्य होने का संघर्ष है। हम मनुष्य के रूप में हम ये कवियत्री केवल शीर्षक है प्रेम के मोती, लेकिन प्रेम का अर्थ यहाँ ये केवल स्त्री पुरुष का प्रेम न समझें, यह प्रेम अत्यंत व्यापक है। यह मैं तो कहता हूं कि हमारे भारतीय चिंतन में शिल्पी जी बार बार आज भारतीय चिंतन दर्शन की बात कर रही हैं। मेरे भारतीय चिंतन दर्शन में तो समस्त जड़ चेतन के साथ प्रेम की बात कही गई है। ये जो समस्त जड़ चेतन के प्रति एक प्रेम का भाव है, उस भाव की देन ये कविताएं हैं। चूंकि एक ओर तो ठीक है, बहुत सारा माधुर्य है, बहुत सारा श्रृंगार है, लेकिन दूसरी ओर इस दुनिया में तमाम तरह के विग्रह भी हैं, तमाम तरह का चीत्कार भी है, तमाम तरह के संघर्ष भी हैं, युद्ध भी हैं। ये कवियत्री केवल घर में बैठी हुई एक या अपने आप में डूबी हुई कवियत्री नहीं है, यह कवियत्री अपने युग और समाज के साथ जुड़ी हुई कवियत्री है। जब आप इन कविताओं को देखेंगे तो यह पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि जब प्रतिभा पहली बार पांव उठाकर चलती है तो थोड़ा सा लड़खड़ा सकती है, लेकिन अगर आप लड़खड़ा कर ही नहीं चलेंगे तो चलेंगे कैसे, चलना कैसे सीखेंगे? तो इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि देखो, मेरी रचनाओं को ये इंच टेप लेकर मत नापने बैठना। मेरी एक पंक्ति इतनी हो सकती है तो दूसरी इतनी भी हो सकती है। यानी कवित्री ये कह रही है कि मेरे लिए शिल्प और कला से अधिक महत्वपूर्ण कथ्य है, भाव है, विचार है। ये अलग बात है कि ये कथ्य, भाव और विचार जो है वह जब स्वर में ढल करके आता है, संगीत में ढल करके आता है, तो स्वतः ही छंद निर्मित हो जाते हैं। तो मैं बधाई देता हूं उनको कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से यह स्वीकार किया है अपनी भूमिका में ही कि वे यहाँ शिल्पी जी हैं गढ़ने के लिए सबको, लेकिन वो कहती हैं कि मैं शिल्प के लिए बहुत अधिक चिंता नहीं करती। शिल्प की क्या चिंता करनी जब शिल्पी की चिंता है? ये मोहिनी और शिल्पी जो है, ये तो बिल्कुल जो है इस तरह से एक
ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि कौन रूप है और कौन छाया है। दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से गुथी हुई हमें तो दिखाई देती हैं कार्यक्रमों में भी, और अपने जो इनका मैत्री संबंध है। और अभी किसका, आपका बर्थडे था, इनका था, हाँ शिल्पी का बर्थडे था अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही। तो बहुत अच्छा जो है एक हमें वो भी पढ़ने को मिला फेसबुक स्टेटस है, उससे भी लगा कि भाई नहीं, बात तो सही है, जब शिल्पी है तो शिल्प की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि शिल्प नहीं है, शिल्प उनके पास है, लेकिन शिल्प प्रथम नहीं है, कथ्य विचार और भाव प्रथम है। और ये कथ्य विचार और भाव जो हैं, ये समाज, राजनीति, व्यक्तिगत जीवन और विशेष रूप से प्रेम का जो प्रवाह है, उसके साथ एक तरफ भक्ति और अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं हमें, तो दूसरी ओर जीवन संघर्षों में प्रेरणा देने की ओर भी लेकर के जाते हैं। और देखिए एक और चीज है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि कविता आदमी के लिए है, तो दूसरी तरफ यह भी है कि जो लिखने वाला होता है उसे कविता में या सृजन में अपने आप को विलीन कर देना होता है। और जब हम इनकी संगीतबद्ध रचनाओं को देखते सुनते हैं, अभी शायद बताया नहीं गया है, यहाँ विधिवत उसका प्रदर्शन संभवतः किया जाएगा। इस पुस्तक में यह विशेष बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो है पढ़ना न जानता हो मेरे जैसा, या अंधा पंधा भी हो, तो भी यह किताब जो है उसके बड़े काम की है। वो इसलिए कि इसमें ये एक ये दिख रहा है ना, ये QR कोड दिया गया है। और इसके लिए फिर से मैं बेटियों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा, माता जी ने पूछा, मम्मी ने पूछा कि कुछ नया होना चाहिए किताब में। कि नया क्या हो सकता है? नया ये हो सकता है कि तुम्हारी किताब बोलती किताब हो। मित्रों, आप भी आगे भविष्य में जब अपनी पुस्तकें प्रकाशित करें तो इस प्रयोग को कर सकते हैं। ये बारकोड है, संभवतः ये दिखाएंगे अभी इसे स्कैन करके कैसे इस बारकोड में से हमें मोहिनी की आवाज सुनाई देगी। इन कविताओं को हम सुन सकेंगे। ये एक बड़ा जो टेक्नोलॉजी जिसे आप कह रहे हैं कि आज का जो समय है, जिसे आप कहते हैं कि साहब ये तो डिजिटल समय है, तो ये डिजिटल साहित्य का भी समय है। AI वाली बात तो अपनी जगह ही, लेकिन ये जो डिजिटल युग है, यह साहित्य को किस प्रकार से आगे ले जाने के लिए उपयोगी हो सकता है, यह उसका एक बहुत सुंदर व्यावहारिक उदाहरण इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। तो मैं कह रहा था कि कविता और प्रेम, गोरख पांडे की एक पंक्ति है, क्योंकि ये रचनाएं, इसमें से अधिकतर रचनाएं प्रेम पर केंद्रित हैं, इसलिए यह वाक्य मैं कहना चाह रहा हूं कि कविता और प्रेम दो ऐसी चीजें हैं जहां हमें अपने मनुष्य होने का बोध होता है। तो कहीं ना कहीं, चाहे वह कविता हो और चाहे उस कविता का जो प्रेम वाला कथ्य है वह हो, वह हमें अपने होने का बोध कराता है। और यह होना कैसे संभव होता है? खुद को खोकर। ये जो साधनाएं हैं, साधनाओं की जो चरम स्थितियां हैं, वो तभी घटित होती हैं जब साधक स्वयं को खो देता है। और यह खोना ऐसा है कि हम खोकर फिर स्वयं को नए रूप में पाते हैं, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो भक्ति हो, और चाहे वह साहित्य सृजन हो। इसका कई तरह से इन चीजों के साक्ष्य इस कृति में मिल सकते हैं। आप लोग कई रचनाएं उनकी पहले पढ़ते सुनते रहे हैं। आप सभी और हम सभी उनकी रचनाओं के और उनकी अदायगी के मुरीद हैं।
ये बात दोहराने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। तो मैं ऐसे ही जैसा कि आजकल करता हूं, कहीं से कोई पेज खोल करके थोड़ी चर्चा करूंगा। हालांकि किताब मेरे पास पहले से है, लेकिन ये जो मास्टरों को पहले से किताब देनी नहीं चाहिए, वरना वो लोकार्पण वाले दिन गड़बड़ कर देते हैं। मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अहिल्या जी ने पहले कह दिया समीक्षक को कट कर दो, परिचय में से समीक्षक को काट दो। और आलोचक तो और भी खतरनाक शब्द होता है। तो मैं ना समीक्षक हूं, ना आलोचक हूं, ना अध्यापक हूं, मैं साहित्य का पाठक हूं। और पाठक के नाते मैं कोई एक रचना जो है यहां से पढ़ता। बड़ी प्यारी रचना है, आप सबकी बार बार पढ़ी हुई, और सुरभि जी ने कोट भी किया है इसे। पहली नजर में तुमसे, संदीप जी, पहली नजर में तुमसे प्यार अब है तो है, अब है तो है। गजल के मर्मज्ञ कई लोग यहां बैठे हुए हैं, उन्हें मैं समझता हूं कि ये रदीफ बहुत प्यारी लगेगी, और लगी होगी निश्चय ही, उन्होंने पहले भी प्रशंसा की होगी। सुनीता जी सिर हिला रही हैं। तो पहली नजर में तुमसे प्यार अब है तो है, ये जो अब है तो है, ये जो अंदाज है, ये मैं अंदाजे बयां, जिसे हम अभी कह रहे थे कि साहब शिल्प जो है वो ऐसा वैसा होगा, ये कवियत्री ने जिसे कहते हैं ना डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह से कह दिया कि देखो मेरी कविताओं में शिल्प मत ढूंढना। लेकिन नहीं, आप शिल्प देखिए, क्या कि पहली नजर में तुमसे प्यार अब है तो है। ये जो अब है तो है, ये जो चार छोटे से शब्द हैं, इनका जो संयोजन है, इनका जो प्रभाव है, और इसे कैसे प्यार के काफिले के साथ कवित्री जोड़ती है। उसी पल से तुमसे इकरार अब है तो है, तो मेरे बस में नहीं, ये तेरी धुन में रहता है। प्रेम की वह मनोदशा जब मन अपने हाथ में नहीं रहता, दिल अपने हाथ में नहीं रहता, अपना अधिकार अपने पर नहीं रहता। कैसे कवित्री कितनी सादगी से इसे बांधती है कि मेरे बस में नहीं, ये तेरी धुन में रहता है। इस दिल पर तेरा अख्तियार, मेरा नहीं, इस दिल पर तेरा अख्तियार अब है तो है तो है। क्या किया जा सकता, यानी ना मेरे हक बस में, ना तेरे बस में। जूली, ना तेरे बस में, ना मेरे बस में। तो सबके चेहरों में एक तेरा चेहरा दिखाई दे, लाली मेरे लाल की जित देखूं जित लाल, और लाली देखन मैं भी हो गई लाल। प्रेम का यह चरम कि चारों ओर हमें अपना प्रियतम ही दिखाई दे, कि सबके चेहरों में एक तेरा चेहरा दिखाई दे, इस कदर मुझ पर तेरा खुमार अब है तो है। सहजता कितनी है, वही ये अब है तो है में जो है ना, कि सुकून, चाहत, जिंदगी, कहते हैं टुकड़ों में जो जब शेर लिखते हैं लोग, उसे विशेष माना जाता है। तो सुकून, चाहत, जिंदगी, सब नाम है तेरे। अच्छा, मैं इसे दो तरह से देख रहा हूं, सब नाम है तेरे, यानी ये सब तेरे नाम है। तू ही सुकून है, तू ही चाहत है, तू ही जिंदगी है। एक और चीज है, ये सब तेरे नाम है, तो तेरे नाम यानी वसीयत करनी है, समर्पित है। सुकून, चाहत, यानी ये जो नाम है कैसे द्वयर्थक हो रहा है। सुकून, चाहत, जिंदगी, सब नाम है तेरे, तू मेरी जिंदगी की सरकार अब है तो है। सरकार कहाँ गए, व्यवस्था में लगे हैं शायद। हाँ ठीक। तो दौलत, शोहरत, ताज की अब नहीं ख्वाहिश। प्रेम की दौलत जिसके पास हो उसे क्या चाहिए। तो दौलत, शोहरत, ताज की अब नहीं ख्वाहिश, मिले मिले ना मिले। प्रयोग देखिए, वही जो सहजता की बात है कि दौलत, शोहरत, ताज की अब नहीं ख्वाहिश, मिले मिले न मिले, इनकार
अब है तो है, मिले मिले न मिले, इनकार इनकार, अब है तो है। और मेरी गजलें, कवियत्री का आत्म स्वीकार, मेरी गजलें, नज़में, गीत, सब कहां से आया ये सब? ये जो कुछ लिखता है कवि, जो कुछ लिखती है कवियत्री, वह कहां से आता है? प्रतिभा आपके भीतर होती है, लेकिन ग्रहण आप बाहर से करते हैं और उसे फिर रखते हैं। तो ये जो तू है, ये प्रेमी भी हो सकता है, ये ईश्वर भी हो सकता है, यह पूरा समाज भी हो सकता है, यह जीवन भी हो सकता है। तो मेरी गजलें, नज़में, गीत, सब अंदाज हैं तेरे, मेरे नहीं। श्रेय नहीं ले रही है कवित्री, श्रेय दे रही है। तो मेरी गजलें, नज़में, गीत, सब अंदाज हैं तेरे, मेरी कलम को तेरी दरकार अब है। तेरे बिना नहीं लिखा जा सकता, ये तू चाहिए। हा? मेरी गजलें, नज़में, गीत, सब अंदाज हैं तेरे, मेरी कलम को तेरी दरकार अब है तो है। और सर सजदे में झुकता है, सर सजदे में झुकता है, दुआ में हाथ उठते हैं। सर सजदे में झुकता है, दुआ में हाथ उठते हैं, तेरा दयार भी मुझे खुदा का दर अब है। तेरा दयार भी अब मुझे खुदा का दर है तो है तो है। तो दोस्तों, ऐसी एक कवियत्री जिसने अपने मन को कहें कि एक तरह से, ये यहाँ पर इन्होंने रूपक भी दिया है और अंदर भी इसकी चर्चा की है कि अपने मानस के सीपी को खोलकर उसमें से यह काव्य का मोती, प्रेम का मोती जो है सिरजा है और उसे पाला पोसा है, और उसके बाद आज इसे लोक को अर्पित कर दिया है। मोहिनी जी, आज से ये मोहक मोती आपके नहीं रहे, लोक के हो गए। अब आप नए मोती सिरजें, ये तो अब हमारे हो गए, सबके हो गए, हम सब अब हमें आपकी अगली रचना की प्रतीक्षा है और हमें पूरा विश्वास है कि वे रचनाएं इन रचनाओं की तुलना में और अधिक मनोरम होंगी, और अधिक आकर्षक होंगी, और अधिक रमणीय होंगी तथा और अधिक वयस्क होंगी। मित्रों, इसी के साथ मैं एक बार फिर से आदरणीय मोहिनी गुप्ता जी को उनके इस प्रथम काव्य संग्रह प्रेम के मोती के प्रकाशन और लोकार्पण के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं और उनके पूरे परिवार का एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। फिर नए काव्य संग्रह का इंतजार अब है भाई, हमारे काव्य क्या करना सम्राट चाहिए? तालियां बजानी चाहिए। प्रेम के मोती है